Okay, so hello everybody and good evening to all of you. सभी को नमस्ते. I hope you all are very much safe in this pandemic situation. So always wear mask and maintain social distancing to be avoid from corona. Okay, so hello Harsh, hello Ria, hello Srishti and hello Akram. मेरी आवाज जा रही है सभी लोगों को? Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Come on, reply me. You can unmute your mic and reply me about this. Am I audible to all of you? हर्ष, मेरी आवाज जा रही है? हर्ष? Yes, sir. Okay. रिया, की आवाज जा रही है? रिया, आवाज जा रही है मेरी? बताना पड़ेगा कौन कौन अपने हैं राहुल. सृष्टि? सृष्टि भी अपने हैं. सृष्टि? Come on guys, you can speak out. Akram, आवाज जा रही है? Yes, sir. Okay. प्रवीण, hello प्रवीण, good evening. आवाज जा रही है मेरी? जी. Okay, ठीक है. Riya and Srishti, am I audible to both of you? Riya and Srishti, am I audible? Okay. It will be better if you unmute your mic and speak out because मैं जब पढ़ाने लगूंगा तब ये स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा. That is the thing कि तुम्हें उस टाइम बोलना ही पड़ेगा. Okay. So first of all, let me introduce myself. My name is Shivam Saurav, mathematics faculty as Rajiv classes, having experience of more than 6 years in teaching 11th, 12th, JEE Mains and Advanced, and also mentoring many 99 percentile candidates. So this is all about myself, and as you know that corona is spreading, so one important message that always wear mask and maintain social distancing. Okay, and congratulations to all of you that you have been promoted in class 11th. And today's demo is completely based on the topic that is quadratic equation. Okay, तो स्टार्ट में completely quadratic equation से नहीं करने वाला हूँ कि हाँ मैंने डायरेक्ट तुम्हें कुछ बोला और स्टार्ट हो गए quadratic equation से. वैसे मैं स्टार्ट नहीं करूँगा. I will make you understand the very basic things regarding the quadratic equation. कि quadratic equation को पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ basic terminologies का बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो चीज़ पहले मैं तुम्हें बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आगे की बात करूंगा. ठीक है? So be with me and let's start the topic. मुझे ये बताना कि तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं. I am sharing the screen and you will have to tell me whether the screen is visible to you or not. Okay? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? Okay. So the name of the topic is quadratic equation. जो टॉपिक तुम्हें पढ़ना है वो 11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है? इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर साल इससे जेईई मेंस और एडवांस तक में क्वेश्चन आता ही आता है हर साल. तो द थिंग इज दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूँगा. ठीक है? उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ भ्रम जो तुम्हारे दिमाग में है उसको दूर करूँगा, फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बताऊँगा. कुछ ऐसी चीज़ें जो तुमने क्लास 10th में पढ़ रखी होंगी तो उसी का थोड़ा सा रिवीजन और फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है? ओके. तो सबसे पहले जो इस सीरीज में जो सबसे पहला जो चीज़ हमें को पढ़ना होता है वो होता है पॉलिनोमियल्स. ठीक है? अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है तो सबसे पहले जो बुकिश डेफिनेशन होता है उसको लिख लेते हैं ज़रा सा. ठीक है? पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है तो उसको ज़रा लिख लो. any expression of the form fx is equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot 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 a n, okay, is called a polynomial of degree n if a naught not equal to 0 and n belongs to नॉन निगेटिव इंटीजर. ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है इसमें. एंड n belongs to
नॉन निगेटिव इंटीजर, या एक और वर्ड यूज होता है n इज अ होल नंबर। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो n बिलोंग्स टू होल नंबर, और अगर थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन का बात करें तो n इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इस पूरे स्टेटमेंट में जितना लंबा मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इस पूरे स्टेटमेंट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तुम्हारे लिए वो है ये वाला चीज, बस। इसके अलावा पूरा स्टेटमेंट बेकार है, कोई जरूरत नहीं उतना दिमाग में रखने का। सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए है कि किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए तुम्हारा जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो सर नॉन निगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है, या होल नंबर का क्या मतलब है? मतलब n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकता है। मतलब सीधा तुम एक बात समझ लो कि जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो पावर होगा वो पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। पावर तुम्हारा फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है और पावर तुम्हारा निगेटिव भी नहीं हो सकता। पावर शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। आया बात समझ में? आई बात समझ में? पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ में आया? बोलो, कम ऑन यार, बोलो 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 यार। यू कैन अनम्यूट योर माइक। तुम्हें अपना माइक को अनम्यूट करके बोलना होगा, क्योंकि मैं बार बार वो स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, you will have to unmute your mic and respond. There must be a two-way conversation. जब तक two-way conversation नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें तुम्हें समझ में आई? Everybody, इतनी सारी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में? यस सर। तो इस तरह से रेस्पॉन्ड किया करो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम ऑडियो को आराम से अनम्यूट करके रेस्पॉन्ड कर सकते हो, कोई टेंशन वाला बात नहीं। ठीक है, तो सर अगर हमें पॉलिनोमियल्स को पहचानना होगा तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? हम वेरिएबल का पावर देखें। अगर हमारा वेरिएबल का पावर होल नंबर है मतलब वो पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखें। कुछ एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बताओ यहाँ पर जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी के माथे पे पावर एक होल नंबर है ना? उन सभी के माथे पे, जैसे मान लीजिए सर पहला वाला अगर आप देखें तो इसके माथे पे पावर 2 है, दूसरे माथे पे पावर 1 है। सर यहाँ पर 1 है, 1 के बगल में क्या? अरे कुछ भी नहीं है, तो x का पावर 0 है ना? तो क्या पावर 0 के बराबर हो सकता है? हाँ सर 0 के, आपने खुद ही लिखा ना कि n हमारा होल नंबर है, तो यस द पावर कैन बी। ये अकरम ऑडियो ऑफ कर दो। एडिशन लोगो अकरम ऑडियो ऑफ कर दो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बात होता है कि तो जो नंबर तुम्हारा होगा, जो पावर ऑफ द वेरिएबल होगा, वो तुम्हारा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए। तो सर क्या ये fx जो आपने लिखा, ये एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है? हाँ सर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मैंने बोला कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बताओ बताओ, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर पावर हमारा, वो कभी भी पावर हमारा निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया, fx इज इक्वल्स टू x का पावर 101 प्लस 3/2 x का पावर 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। बहुत से बच्चे यहाँ पर नो बोल देते हैं, वो ये देखते हैं कि सर 3/2 आ गया। अरे भाई मैं 3/2 का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर का। पावर हमारा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और पावर हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर मैंने तुमको बोला fx इज इक्वल टू 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है?
ये है पॉलिनोमियल, क्यों नहीं है सर? यहाँ पर x नहीं दिख रहा है। अरे भैया x है यहाँ पर, x का पावर 0, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, x का पावर 0 है, तो हाँ यहाँ ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि fx इज इक्वल टू -3/2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 0 है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि fx इज इक्वल टू √2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 0 है। ठीक है, तो ये सभी एक पॉलिनोमियल है। आई बात समझ में? आया बात समझ में? यहाँ तक सभी लोगों को आया बात समझ में? यस सर। ओके, अगेन देखो, अगर मैंने तुमसे पूछा कि fx इज इक्वल्स टू x² प्लस x का पावर -3 प्लस x³ प्लस 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये क्या पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल है या नहीं? है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। तुम इसका तो देखो यार, यहाँ पर -3 है, पावर हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर सिर्फ हमारा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6, ये चीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर मैं बोलूं fx इज इक्वल्स टू x का पावर -3 प्लस x का पावर -4 प्लस x² प्लस 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि सर पावर निगेटिव आ रहा है, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। fx is equal to x plus 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। उसको अच्छे से लिखो तो कम से कम x प्लस x का पावर -1 लिखाएगा। 1/x जो होता है वो ऊपर आके -1 आएगा ना, तो पावर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम लिखोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि fx इज इक्वल्स टू x का पावर 3/2 प्लस x² प्लस 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। Yes, this is not a polynomial. अगर मैंने बोला कि fx is equal to √x plus 1/√x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। Yes, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि सर इस पर x का पावर कितना है? 1/2, जो कि एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि fx is equals to x का पावर 495 प्लस 1/x का पावर 295, क्या ये पॉलिनोमियल है? काम आ गया सर? नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब तुम इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ये होगा x का पावर -295, जिसके कारण वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आया बात समझ में? ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानोगे? समझ में आया सभी को? एवरीबॉडी, सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि पॉलिनोमियल का कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हमने आज बात किया कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, ये कैसे पता चलेगा। अगला जो चीज हमें पढ़ना है इसमें वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो सीधा इसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसका डिग्री, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुम्हारे सामने बोला कि fx इज इक्वल टू x² प्लस 1, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? हाईएस्ट
2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। अगर मैंने बोला कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1, इसमें डिग्री कितनी होगी यहाँ 1। यस। अगर मैंने बोला कि fx इज इक्वल टू x क्यूब 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी होगी 3। ठीक है, इसकी डिग्री होगी 3। अगर मैंने बोला fx इज इक्वल टू 4x टू द पावर 100 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी होगी 100। अगर मैंने बोला fx इज इक्वल टू 5, इसकी डिग्री कितनी होगी नहीं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो x का पावर 0 होता है। x का पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो वहाँ बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं, तो हमारा इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने तुमसे बोला कि fx इज इक्वल्स टू x का पावर 5/2 प्लस x का पावर 1/2, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, ऑडियो ऑफ कर दो। इसकी डिग्री कितनी होगी, x का पावर 5/2 प्लस x का पावर 1/2, कितना होगा इसका डिग्री 2.5। नहीं, इसका डिग्री होगा ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री का सवाल ही कहाँ उठेगा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो फिर डिग्री का बात ही कहाँ से उठेगा सर। और डिग्री का बात उठने के लिए पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है, और अगर चीजें पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर डिग्री कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, तो उसकी डिग्री नहीं हो। ओके, चलो, तुम लोगों ने डिग्री भी समझ लिया और पॉलिनोमियल भी समझ लिया। अब हम आते हैं, एक टर्म होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक टर्म होता है दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, x is equal to alpha is said to be zero of a polynomial. X is equal to alpha is said to be zero of a polynomial if f of alpha is equal to 0. इसका नॉर्मल अगर मैं बात करूं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर, कोई भी x का ऐसा वैल्यू जिसको अगर तुम उस पॉलिनोमियल में रख दोगे तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुम्हें बोला कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि x इक्वल टू 1 को जरा चेक करो, तो चेक करो कि x इक्वल टू 1 हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, चेक करो। तो चलिए सर, अगर हमको चेक करना है तो अगर ये x इक्वल टू 1 उस पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। तो आओ रखते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस 2 प्लस 1 मतलब 2 माइनस 2 मतलब 0। हाँ सर, ये 0 बन रहा है, इट मींस कि x इक्वल टू 1 जो है इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x का वो वैल्यू जिसको अगर तुमने वहां पर रख दिया, उस पॉलिनोमियल में रख दिया, तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल शून्य में बदल जाना चाहिए, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरोस बन जाना चाहिए। आई बात समझ में? आया बात समझ में यहाँ तक? जी सर। अगला देखो, अगला जो चीज हमें पढ़ना होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बाद, वो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसका क्या मतलब होता है कि
if a polynomial is of degree n, then it has maximum n number of zeros। अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री n है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा मैक्सिमम, ठीक है। अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो उसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 5 ऐसे नंबर्स होंगे पूरे नंबर लाइन पर जिनको अगर तुम वहां रख दोगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना डिग्री होगा उतना ही तुम्हारा टोटल जीरोस होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि लेट सपोज करो कि मेरे पास कोई fx है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे 2। आया बात समझ में? अगर मैंने तुम्हें बोला कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री लेट सपोज करो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है? इस पॉलिनोमियल 3, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसके भी 3 होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलो आगे देखो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि fx इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है बताओ तो पहले, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का। मतलब इसके जो जीरोस होने चाहिए वो कितने जीरोस होने चाहिए? 2 जीरोस होने चाहिए। तो सर हम इसका जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करो। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरोस के बराबर करो। तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और तुम्हें पता है कि ये मिडिल टर्म फैक्टराइज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर तुम यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 को कॉमन लेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3 हो गया और x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब x का 2 वैल्यू आया, एक तो 3 आया और एक 2 आया। सही बात है सर, हमारा जो डिग्री होगा ना उतना ही नंबर ऑफ जीरोस बनेगा। एकदम सही बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मान लेते हैं हम लोग। चलो जरा इसका देखो तो fx इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसका डिग्री कितना है? कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? कितने डिग्री का? 2 डिग्री। सभी लोग को समझ में आ रहा ना कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है? एवरीबॉडी, क्योंकि सर स्क्वायर लगा हुआ ना, तो जब उसको खोलेंगे तो वो स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री 2 है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। चलिए सर इसका जीरोस निकालिए तो जरा, इसका जीरोस निकालिए। तो आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर को आप 0 के बराबर करेंगे, मतलब यहाँ से फिर x माइनस 2 का वैल्यू 0 के बराबर, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट लोगे तो आप 0। तो सर यहाँ से तो एक ही वैल्यू आ रहा, यहाँ से तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा, जबकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो आपने पढ़ाया वो बोलता है कि जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोस होगा। तो ये कैसे पॉसिबल? आपने पहले बोला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ाते टाइम कि जितनी डिग्री होगी उतना ही हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस होगा। बट यहाँ तो जस्ट उल्टा हो रहा है, ऐसे कैसे? तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टेप हम लोग जंप कर जाते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब सर यहाँ पर 2 जीरोस हैं लेकिन दोनों ही रिपीटेड जीरोस हैं। रिपीटेड जीरोस इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमारा गलत है, नहीं,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एकदम सही है, बट यहाँ इस केस में क्या है कि दोनों जीरोस एक ही जगह पर आ जा रहे हैं, एक ही जगह पर आ रहे हैं, दोनों जीरोस एक ही जगह पर आ रहे हैं। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर रिपीटेड जीरोस होते हैं। जीरोस दो ही हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह पर आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमारा गलत नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या होता है। इफ अ पॉलिनोमियल हैज zeros as x1 x2 x3 xn, तो पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे? fx इज इक्वल टू x माइनस x1, फिर x माइनस x2, फिर x माइनस x3, ऐसे कर करके x माइनस xn k टाइम्स ये पूरा लिख देना। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल के जीरोस मैंने तुम्हें दे दिए -1, 2 और 3। तो अगर मैंने ये पॉलिनोमियल का जीरोस दे दिया तो तुम यहाँ से fx कैसे बनाओगे? fx तुम बनाओगे सर ये है -1, 2 और 3, तो x माइनस -1, फिर x माइनस 2, फिर x माइनस 3, ठीक है? और यहाँ पर k एक लगा दोगे, बस हो गया। तो यहाँ से हो गया k x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 हो गया, ठीक है? ओके, समझ में आया ये चीज? k का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो k का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तुम्हें दिया रहेगा। क्वेश्चन में हाँ बोलो क्या बोलो x का वैल्यू x का वैल्यू x का वैल्यू नहीं निकाल, अरे भाई तुम्हें तो पॉलिनोमियल ही निकालना है ना। तो x का वैल्यू अगर तुम दे दोगे तब तो पॉलिनोमियल क्या बचेगा? पॉलिनोमियल निकालना, इसीलिए तो x का वैल्यू ऐसे ही रखेंगे, ठीक है? का वैल्यू निकालने पर क्या करें? क्या का वैल्यू निकालने पर k का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। k का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है? और जिस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है वहां पर इन जनरल k का वैल्यू को 1 पकड़ के काम कर लिया जाता है। बट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया रहेगा कि दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल हैज इतना वैल्यू एट इस पॉइंट ऑफ x, तो वहां से k का वैल्यू कुछ निकल जाता है। बट जब तक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो तुम k का वैल्यू को 1 मान के सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में दिया रहता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऐसे करके बात। अगर मान लो तुम्हें मैंने बोल दिया कि एक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस हैं 3 and -4, तो तुम क्या लिखोगे? fx इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 3 इंटू x प्लस 4। हो गया। अब रही बात कैसे निकालेंगे, तो बस सॉल्व कर लेंगे, हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, चलो आई थिंक यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बारे में। अगला देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगला जो चीज हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? दो तरह से इसको हम करते हैं। पहले तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ
डिग्री टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे अलग। देखो टर्म्स के बेसिस पे सबसे पहला होता है तुम्हारा मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें वन टर्म हो, एक ही टर्म हो, ठीक है। डिग्री कुछ भी होता रहे लेकिन टर्म एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल fx is equal to 2 या फिर fx is equal to 2x cube या फिर fx is equal to 3x to the power 4। एक ही टर्म होना चाहिए लेकिन डिग्री कुछ भी हो कोई फर्क नहीं। दूसरा होता है बाइनोमियल। इसका मतलब इसमें तुम्हारा दो टर्म होना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल fx is equal to x plus 2 लिख सकते हैं या फिर हाँ 2x plus 1 भी लिख सकते हैं या फिर fx is equal to x cube plus 2x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन बस दो ही टर्म हो, ठीक है। उसके बाद होता है ट्राइनोमियल। उसके बाद होता है ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तुम्हारे 3 टर्म्स होंगे। डिग्री कुछ भी रहे बस 3 टर्म होना चाहिए। जैसे fx is equal to x square plus x plus 1 या फिर fx is equal to x cube plus x plus 1 या फिर fx is equals to 3x to the power 5 minus 2x cube minus x, ठीक है। उसके बाद होता है क्वाड्रिनोमियल। क्या हुआ गाइस? क्वाड्रिनोमियल मतलब जिसमें 4 टर्म्स होंगे और जहां इससे ज्यादा कुछ हुआ तो उसको बोल दिया जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसे तो पॉलिनोमियल चौथे पर ही बोल दिया जाता है बट ठीक है चलता है। उसके बाद क्वाड्रिनोमियल एक बोल सकते हो और अदरवाइज फिर उसके बाद फिर जितनी भी चीजें होंगी उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके अब हम इधर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं डिग्री के बेसिस पे। तो सबसे पहला इसमें जो नाम आता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी? 0। फॉर एग्जांपल fx is equal to 7 या फिर fx is equal to -5 या फिर fx is equal to -3/2। ये सभी केसेस में डिग्री क्या है? 0 है। fx is equals to x के केस में तो x के ऊपर पावर 1 है ना भाई। अच्छा बोर्ड तो अगर पावर 1 होगा तब तो वो 0 डिग्री थोड़ी ना, 0 डिग्री थोड़ी ना हो। ये तुम समझो कि डिग्री 0 होने का मतलब है कि वहां पर 1 है बगल में, x का पावर 0। इनका पेन टाइम अच्छा है सच बताऊं। x का पावर ये जो भी मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख रखा है ना सभी केसेस में क्या है? x का पावर 0, x का पावर 0, x का पावर 0, ठीक है ये बात। उसके बाद हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो तुमने बोला अभी डिग्री 1 वो क्या होगा? वो होगा fx is equal to 2x plus 3, fx is equal to 5x minus 7 मतलब डिग्री तुम्हारा 1 होना चाहिए। fx is equal to 4x। उसके बाद है हमारे पास लीनियर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद है लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री जिसका 2 होगा। फॉर एग्जांपल fx is equal to x square, हाँ कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर भी अगर खाली बोल दोगे वो भी क्वाड्रेटिक है, या फिर एक्स स्क्वायर -4 ये बोल दोगे ये भी क्वाड्रेटिक है, या फिर fx is equals to x square plus 7x plus 1 ये भी क्वाड्रेटिक है। बट डिग्री तुम्हारा 2 होना चाहिए। उसके बाद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री तुम्हारा 3 होना चाहिए। मतलब fx is equal to x cube plus x plus 1 या फिर
fx इज इक्वल टू 3x क्यूब, बस इतना भी छोड़ दो तो भी चलेगा। उसके बाद होता है तुम्हारा क्या, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक क्या, जिसका डिग्री 4 होना चाहिए। fx इज इक्वल टू x का पावर 4 बोल दो, या फिर fx इज इक्वल टू 2x का पावर 4 प्लस x प्लस 1 बोल दो, कुछ भी, बट x का पावर 4 से ज्यादा ऊपर नहीं होना। उसके बाद क्या होता है, क्विंटिक, जिसका डिग्री क्या होगा 5, ठीक है। उसके बाद हेक्सटिक, उसके बाद हेप्टिक, ऐसे कर करके वो आगे बढ़ता जाता है, बट उतना आगे तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें बस ये 4 तक ही पढ़ना, ठीक है। ओके, अब चलो, जब मैंने इतना सारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हें बता दिया, तो अब तुम मुझे कुछ चीजें बताओ। मैं तुमसे यहाँ पर हाइलाइटर का यूज करके पूछूंगा और तुम मुझे बताना कि बताओ ये वाला पॉलिनोमियल दिख रहा है सबको, ये वाला पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल, डिग्री के बेसिस पे, रातों रात बैठ के बना दिया है कर रहे। डिग्री के बेसिस पे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यस। ये वाला पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। ये वाला पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 4। ये वाला पॉलिनोमियल कौन सा है डिग्री के बेसिस पे, लीनियर। लीनियर। ये वाला लीनियर। ये वाला क्यूबिक। क्यूबिक। अच्छा, ये वाला क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 है। ये वाला क्यूबिक। ये वाला क्विंटिक। क्विंटिक, जी। अच्छा, ये जो मैंने पॉलिनोमियल्स लिखा है यहाँ पर, ये तीनों पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे कौन सा है, चिंटू को बैठा के रखा है रिपोर्ट करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे कौन से मोनोमियल, यस। ये वाला नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे, ये वाला ट्रिनोमियल। अरे ये वो बाइनोमियल है भाई, बाइनोमियल है, वहां पर 3 टर्म कहाँ दिख रहा है। ये वाला मोनोमियल। ये वाला मोनोमियल। ये बाइनोमियल। ये वाला ट्राइनोमियल। उसके नीचे वाला ट्राइनोमियल। ये वाला मोनोमियल। ये इधर वाला वो वेटिंग का और ये वाला। तो तुम्हें अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हमारा कौन सा कितना टाइप का सब कुछ बनता है। अब इतना पढ़ने के बाद जो पहला चीज हम पढ़ेंगे, अब इतना सब जानकारी लेने के बाद अब हम घुसेंगे चैप्टर के अंदर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक बात तो मैं यहाँ बताना ही भूल गया, अभी हटाओ, डिलीट करो इसको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चीज और बताने के बाद आएगा यार। अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो इक्वेशन पढ़ने वाला हूँ, और अभी जो मैंने तुम्हें बताया वो क्या बताया, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल और इक्वेशन, क्या फर्क है इन दोनों के बीच में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। देखो, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को तुम कोई नाम दे दो, fx इज इक्वल टू कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन तुम्हारा 0 के बराबर,
रिकॉल काट दिए कोई भी एक्सप्रेशन तुम्हारा जीरो के बराबर, इक्वेशन का मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन को तुम जीरो के बराबर कर रहे हो। पॉलिनोमियल का मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन को तुम नाम दे रहे हो। पहला डिफरेंस तो ये हुआ। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि पॉलिनोमियल के केस में हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, लेकिन इक्वेशन के केस में बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सर दोनों का काम, अरे दोनों का मतलब एक ही होता है। जीरोस का मतलब क्या होता है कि x का वो वैल्यू जिसको तुम पॉलिनोमियल में रख दो तो वो पूरा का पूरा जीरो बन जाए। तो रूट्स का क्या मतलब होता है कि x का वो वैल्यू जिसको तुम इक्वेशन में रख दो तो वो पूरा का पूरा जीरो बन जाए। सिंपल सा बात। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में फर्क क्या है? ज्यादा कुछ खास फर्क है नहीं सर, बस सिचुएशन का फर्क है और कुछ नहीं। fx इज इक्वल टू समथिंग पॉलिनोमियल के बराबर होगा, समथिंग इक्वल टू जीरो इक्वेशन कहलाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं चैप्टर के अंदर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक और दूसरा है तुम्हारा इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है ना? क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? डिग्री 2, और इक्वेशन मतलब समथिंग इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक ऐसा चीज दिखेगा कि कोई भी इक्वेशन अगर ये चीज दिया हुआ है इस तरह का दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ये कहलाएगा quadratic equation। any equation of the form ax² plus bx plus c equal to जीरो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया बात समझ में? आया बात समझ में? यस सर। बट ये भी गलत है, इतना बोलोगे तो भी गलत है। इतना 10th क्लास तक बोलने में चल जाता है, बट अब तुम्हें इसके आगे इतना बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखो क्यों? क्योंकि इसके पीछे कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है। और वो कंडीशन क्या है? वो होता है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी और सी मतलब जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए वो रियल नंबर होने चाहिए, और a नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे ज्यादा जरूरी यही कंडीशन होता है। बिना इस कंडीशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन अधूरा होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तुम्हें कभी भी डिफाइन करना होगा तो तुम उसको बोल तो दोगे कि कोई भी चीज अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो के जैसा लिखा हुआ है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन भी होता है भैया। वो कंडीशन होता है कि जो a b c है वो रियल नंबर होना चाहिए और a जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, क्या होगा अगर हम इस कंडीशन को तोड़ दें? मतलब सर आपने बोला a नॉट इक्वल टू जीरो, चलिए सर a का वैल्यू जीरो रख ही देते हैं। अगर हम a का वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? bx प्लस c इक्वल टू जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो तो। अगर तुमने एक, तो ये वाला चीज फिर क्या बन गया? लीनियर बन गया। ये वाला चीज क्या बन गया? लीनियर बन गया। अगर मैंने बोला कि a को भी जीरो रख दो और b को भी जीरो रख दो, अगर मैंने बोला कि a को भी जीरो रख दो, b को भी जीरो रख दो, तो ये क्या बन गया? c इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी नंबर इक्वल टू जीरो, कोई भी नंबर इक्वल टू जीरो, कोई भी नंबर होता है, क्या वो कभी भी जीरो के बराबर हो सकता है? क्या वो कभी भी जीरो के बराबर हो सकता है? सी का मतलब है कोई भी नंबर। अगर ये सी तुम्हारा जीरो होता है तब तो चलेगा, लेकिन ये बेसिकली किसका काम करेगा? किस तरह का? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का काम करेगा। इस केस में ये लीनियर पॉलिनोमियल का काम कर रहा है, इस केस में ये किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। आया बात समझ में? आया बात समझ में? तो सर यहाँ तो आपने इक्वल टू जीरो दे दिया, तो आप पॉलिनोमियल क्यों लिख रहे हो?
अरे भैया मैं इक्वल टू जीरो को हटा करके बात कर रहा हूँ। इक्वल टू जीरो देने को हटा दो तो ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, लीनियर। ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। मैं उसका बात कर रहा हूँ। आया समझ में यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अच्छा, अगर मैंने क्या होगा कि अगर मैंने तीनों को जीरो रख दिया, तीनों को अगर मैंने जीरो रख दिया तो क्या होगा? तो सर जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जीरो इक्वल्स टू जीरो जो होता है वो सत्य वचन होता है। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ ये हमेशा सत्य ही होगा। मतलब इट इज यूनिवर्सली करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट हमको मिला ना सर, ये यूनिवर्सली करेक्ट होता है। मतलब दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज आइडेंटिटी। ठीक है, और यही तुम्हारा जेईई का पहला सवाल यही से बन के आता है कि व्हाट इज द कंडीशन दैट अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है वो समझो। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इक्वेशन इज satisfied, equation is satisfied for more than two roots, for more than two roots। ठीक है, देखो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होने चाहिए। इक्वेशन का बात कर रहा हूं इसीलिए मैंने रूट्स बोला। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होने चाहिए। मतलब x का दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। बट सर अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि व्हाट इज द कंडीशन दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन टू रूट्स, सर ये कैसे पॉसिबल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो ही रूट से सेटिस्फाई होगा ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास तो दो ही रूट्स हो सकता है। तो और आप क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो से ज्यादा रूट होने चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है सर। और ये किस केस में पॉसिबल है? इस केस में पॉसिबल है। मतलब आइडेंटिटी वाले केस में ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, यही तुम्हारा पहला एक क्वेश्चन बन जाता है जेईई मेंस लेवल का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई भी पैरामीटर दे देगा जहां पर तुमको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर फॉर विच दिस इक्वेशन हैज मोर देन टू रूट्स। तो समझ जाना कि वो इक्वेशन आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आइडेंटिटी का कंडीशन क्या होता है? a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू। सॉल्व करना तीनों को और जो कॉमन वैल्यू आएगा वही आंसर होगा तुम्हारा। आया बात समझ में? यहां तक आया बात समझ में सभी को? बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उसके बाद फिर पैकअप करेंगे। अभी देखो सर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। रूट्स निकालने का तरीका क्या क्या होता है? एक तो सर हमें पता है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो आ जाता है रूट्स। और दूसरा अगर मान लीजिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं आया तो किससे आएगा? फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला मेथड हमारा क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम बोलते हैं d, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। बेसिकली बहुत सारा तुम्हें आगे जो होगा वो फैक्टराइजेशन मेथड से काम हो जाता है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं काम हुआ तो फिर हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला मेथड। एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का अब 11th 12th में उतना कोई खास यूज नहीं होता है। श्रीधराचार्य मेथड वगैरह जो है ना उसका कोई खास यूज नहीं होता। तुम 11th 12th में खाली सिर्फ यही दोनों का यूज करोगे, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला। यहाँ से तुम्हें मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट पर एक और टॉपिक आ जाता है, उसके बाद मैं पैकअप करूंगा नेचर ऑफ रूट्स। अभी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा और बीटा रियल होगा, इमेजिनरी होगा, क्या होगा? ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है,
किस पर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पर। ओके, अब देखो डी का केस अलग अलग होगा तो हमारा रूट्स का नेचर भी अलग अलग होगा। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ और डी का वैल्यू लेस देन 0, अगर डी का वैल्यू मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक है, अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो वो होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे रियल तो होंगे ही लेकिन इक्वल भी होंगे। और अगर d लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पर होता है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं। और एक जरूरी बात, एंड कॉन्जुगेशन होता है। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है ये अगले क्लास में पता चलेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ोगे वहां पता चलेगा, बट थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर भी बता दूंगा। ठीक है, बट अगले क्लास में। तो ये 3 बेसिक चीजें होती हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए, मतलब d शुड बी ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड d लेस देन 0। इसके अपार्ट कुछ चीजें और होती हैं, जैसे देखो अगर d तुम्हारा रैशनल नंबर आया, इफ d इज अ रैशनल, नहीं d अगर रैशनल नंबर नहीं, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर d का वैल्यू तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर आता है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आता है ना क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 9, 16, 25, 36, 49, 64, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो रूट के बाहर आ जाए कंप्लीटली। तो d अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब जो रूट्स होगा वो होगा रूट्स आर रैशनल, रूट्स हमारे रैशनल होंगे। और अगर हमारा d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे? इरैशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे? इरैशनल होंगे। एंड कॉन्जुगेशन, यहां से तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कॉन्जुगेशन क्या होगा। देखो, जब d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब रूट्स हमारा ऐसा होगा a प्लस रूट d और दूसरा होगा a माइनस। अगर कोई बच्चा तुमको ये बोल दे कि मान लो यार हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है 2 प्लस रूट 3, तो तुम समझ जाना कि ऐसे केसेस में अपने आप तुरंत दूसरा रूट क्या बोल दोगे? 2 माइनस। अगर एक रूट है -1 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट क्या बोल दोगे? -1 माइनस रूट 3। ध्यान रखना कि सिर्फ रूट वाले का सिंबल चेंज होता है और किसी का सिंबल चेंज नहीं होगा, सिर्फ रूट वाले का सिंबल चेंज होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? यहाँ तक सभी लोगों को, एवरीबॉडी आई बात समझ में? बोलो। चलो, तो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर हम अगले क्लास में। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, सभी चीजें समझ में आई स्टार्टिंग से, बहुत सारा चीज क्लियर हुआ होगा, रिवाइज हुआ होगा। फिर से एक बार बोलो, क्लियर है? बोल दो एक बार। चलो, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। उम्मीद है कि फिर जल्दी ही मुलाकात होगा हमारा। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।